अच्छा, तो आज हम ज़रा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो जदीद जंगें हैं, इनकी नोयत कैसे बदल रही है। ख़ास तौर पे जो अभी ईरान इसराइल कशीदगी हुई और कुछ अरसा पहले पाक भारत झड़पें देखें, लगता है कि अब वो ज़माने गए जब सिर्फ ज़मीनी फ़ौज फैसला करती थी। अब तो फ़िज़ाई क़ुव्वत, मिसाइल, ड्रोन्स, इन चीज़ों की अहमियत बहुत बढ़ गई है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, इन तब्दीलियों को समझेंगे और देखेंगे कि आजकल के तनाज़ुआत में क्या चीज़ें अहम हैं। आइए ज़रा गहराई में देखते हैं। जी बिल्कुल, और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है। एक पहलू ये भी है कि जंगें अक्सर तब होती हैं जब सफारतकारी आप कह लेंगे नाकाम हो जाती है। और एक तशवीशनाक बात ये भी नज़र आ रही है कि जो ताकतवर ममालिक हैं वो शायद अब ज़्यादा आसानी से अपने कमज़ोर पड़ोसियों पर अपनी मर्जी मुसल्लत करने के लिए ताकत इस्तेमाल कर लेते हैं। यूँ लगता है जैसे बैनुल अक़वामी कवानीन की वो पहले वाली अहमियत नहीं रही। फ़ज़ाई ताकत की बात करें तो ये वाकई बड़ा दिलचस्प सफ़र रहा है इसका। कहाँ वो शुरू में सिर्फ निगरानी तक महदूद थी और आज देखें तो जंग का पांसा पलट देती है। इसके कुछ ख़ास फ़ायदे हैं जो इसे इतना मौसर बनाते हैं, जैसे पहल करने की सलाहियत, यानी आप अपनी मर्ज़ी से अपनी शराइत पर एक्शन शुरू कर सकते हैं। फिर उसमें लचक बहुत है, मंसूबे बदलने पड़े तो फ़ौरन हो सकता है, और दुश्मन को हैरान करने की सलाहियत तो है ही। शायद सबसे अहम वो जो नफ्सियाती दबाव है ना दुश्मन पर, वो बहुत शदीद होता है। और दूसरी तरफ अपनी कौम का मोराल भी बुलंद होता है। जैसे वो पाक फ़ज़ाइया वाला 6-0 का वाक़या था, उसने पूरी कौम में एक नई रूह फूंक दी थी। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी नफ्सियाती पहलू का दूसरा रुख हमें हालिया तनाज़ों में ईरान के साथ नज़र आया। एक जदीद फ़िज़ाइया ना होना उनके लिए नुकसानदेह साबित हुआ। दिफाई फ़िज़ाई सलाहियत कितनी ज़रूरी है, इसका अंदाज़ा इससे लगाएं कि ये सिर्फ आपकी क़यादत या साइंसदानों को नहीं बचाती, ये आपके दिफाई निज़ाम को भी महफूज रखती है। और तो और, अगर आपको अहम समंदरी रास्ते जैसे आबनाए हरमज़ कंट्रोल करने हों या उनकी नाकाबंदी करनी हो, तो उसके लिए भी फ़िज़ाई बरतरी चाहिए। वो जो S-400 वाला मामला है ना ईरान का, वो भी बड़ा दिलचस्प है। सिस्टम तो पहुंच गया रूस से, लेकिन इत्तलात यही है कि वो पूरी तरह फाल नहीं हो सका। अब इसकी वजह तरबियत याफ्ता अमले की कमी थी या कोई और बैरूनी दबाव, ये वाज़े नहीं है। और फ़िज़ाई ताकत से ही जुड़ी हुई चीज़ है ड्रोन्स। उनका किरदार भी बहुत तेज़ी से बढ़ा है। ये भी पहले तो सिर्फ जासूसी करते थे, अब तो ये बाकायदा मुसल्लह प्लेटफॉर्म है। ठीक निशाने भी लगाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक जंग के लिए सिग्नल वगैरह भी जमा कर सकते हैं। यूक्रेन में तो हम देख ही रहे हैं इनका इस्तेमाल। और ये भी सुनने में आया है कि ईरान के अंदर भी मुबैना तौर पर मोसाद ने इन्हें इस्तेमाल किया है। जी हाँ, ईरान इसराइल तनाज़े में ड्रोन्स और मिसाइलों ने एक बड़ा वाज़े पैगाम दिया। उनकी सबसे बड़ी बात ये थी कि वो इसराइल के इतने जदीद कसीर सतही दिफाई निज़ाम को उबूर कर गए, यानी बहरी जहाज़ों से चलने वाले मिसाइल शिकन निज़ाम, फिर ज़मीन पर थैड जैसा सिस्टम और आयरन डोम, इन सब को बाईपास करके वो इसराइल तक पहुँचे। ये उन मुल्कों के लिए बहुत अहम टेक्नोलॉजी है जिनके पास रिवायती तौर पर दूर तक मार करने वाली मजबूत फ़िज़ाइया नहीं है। पाकिस्तान भी, जैसा कि आपने जिक्र किया, अब UAVs इस्तेमाल कर रहा है, दहशतगर्दी के खिलाफ भी, सरहदी निगरानी के लिए भी। तुर्की से भी लिए हैं और ख़ुद भी बना रहे हैं, जैसे वो याक-1 है। अच्छा, एक और पहलू जो सामने आता है वो जौहरी तंसीबात पर हमलों का है। जिक्र मिलता है कि अमरीकी B-2 तैयारों ने ईरान की फोर्दो और नतंज जैसी तंसीबात को निशाना बनाया, और साबिक अमरीकी सदर ट्रंप ने तो दावा भी किया था कि उन्हें तबाह कर दिया गया है। हाँ, दावे तो हुए थे, लेकिन जो तज्जिया है वो कुछ और बताता है। ऐसा लगता है कि ये हमले शायद इतने कामयाब नहीं थे जितना कहा गया। इसकी कई वजूहात हैं। एक तो ये कि ये तंसीबात बहुत गहराई में बनाई गई हैं, कोई 300 फीट नीचे, जबकि उस वक्त जो बंकर बस्टर बम थे उनकी मार शायद 50 मीटर यानी कोई 165 फुट तक थी। हो, यानी काफ़ी फ़र्क है। जी। दूसरा, जब इन्हें बनाया गया तो मुमकिना हमलों को जहन में रखा गया था। और तीसरा, किसी एक ही जगह पर, वो भी इतनी महफूज, बार बार ठीक निशाना लगाना बहुत मुश्किल होता है। ईरानियों की लचक की बात भी होती है कि वो एक कौम नहीं, एक तहजीब है। ये बात अपनी जगह, लेकिन सिर्फ लचक काफ़ी नहीं होती, जदीद फौजी साजिश। तो फिर इस हालिया ईरान इसराइल तनाज़े का नतीजा क्या निकला? मतलब जीत किसकी हुई, हार किसकी?
کیا اسرائیل اپنے مقاصد حاصل کر پایا، جیسے حکومت بدلنا یا جوہری پروگرام کو شدید نقصان پہنچانا؟ دیکھیں، اگر ہم خالص فوجی مقاصد کی بات کریں تو شواہد یہی بتاتے ہیں کہ اسرائیل اپنے بڑے اہداف حاصل نہیں کر سکا۔ البتہ انٹیلیجنس کے محاذ پر ایران کو بہت نقصان پہنچا۔ ان کی قیادت کو نشانہ بنایا گیا، سائنسدانوں کو۔ وہ ایک واقعہ بھی یاد کیا جاتا ہے احمدی نژاد دور کا، جب ان کی اپنی بنائی کاؤنٹر انٹیلیجنس فورس کا سربراہ ہی مبینہ طور پر موساد کا ایجنٹ نکلا۔ یہ تو بہت سنگین بات ہے۔ جی، لیکن دوسری طرف ایران نے پہلی بار براہ راست اسرائیل پر حملہ کر کے اپنی ایک صلاحیت تو دکھائی۔ اس سے اسرائیل کا وہ جو ناقابل تذکیر ہونے کا تاثر تھا وہ ضرور متاثر ہوا، اور اس کا اسرائیلی عوام پر بھی نفسیاتی اثر پڑا۔ لوگ ملک چھوڑ کر گئے، بنکروں میں رہنے کا تجربہ ہوا۔ ان سب نے پھر امریکہ جیسی طاقتوں کو مجبور کیا کہ وہ بیچ میں پڑیں، جنگ بندی کی کوشش کریں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جنگ کی قیمت بہت بھاری ہوتی ہے، بعض اوقات ناقابل برداشت۔ اور آخر میں یہ جغرافیائی سیاست اور بڑی طاقتوں کا کردار، اسے تو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا نا۔ بالکل نہیں، سپر پاورز کا اثر و رسوخ تو رہتا ہی ہے۔ وہ اکثر چھوٹے ملکوں کے لیے راستے محدود کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر، کون ایران سے تیل خریدے گا، کون نہیں خریدے گا۔ روس اور چین کے ایران کے ساتھ تعلقات میں ایک احتیاط نظر آتی ہے۔ وہ S-400 والا معاملہ بھی اسی کی ایک کڑی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے خود انحصاری بہت اہم ہے۔ جیسے پاکستان نے JF-17 کے معاملے میں کوشش کی، تاکہ آپ کسی ایک طاقت کے محتاج یا یرمغال نہ بن جائیں۔ اور تجزیہ یہ بھی کہتا ہے کہ ایران کو اب اپنے اتحادوں پر، اور خاص طور پر اپنی داخلی سلامتی اور کاؤنٹر انٹیلیجنس کے نظام پر اثر نو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ آج کی جدید جنگ میں فضائیہ اور ڈرون ٹیکنالوجی مرکزی حیثیت اختیار کر چکی ہیں۔ تنازعات کا نفسیاتی پہلو پہلے سے کئی زیادہ اہم ہو گیا ہے، اور ٹیکنالوجی، قومی لچک اور عالمی سیاست، یہ سب چیزیں آپس میں بری طرح جڑی ہوئی ہیں۔ جی ہاں، اور آخر میں سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑتے ہیں جو اسی گفتگو سے نکلا ہے۔ جس طرح اب ریموٹ جنگ یعنی ڈرونز اور میزائلوں سے لڑائی بڑھ رہی ہے، اور ساتھ ہی دشمن کے اندر تک انٹیلیجنس پہنچ کے امکانات بھی ہیں، تو مستقبل میں یہ جو قومی سرحدوں اور خود مختاری کا روایتی تصور ہے، کیا یہ ویسا ہی رہے گا یا یہ بھی بدل جائے گا؟